नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी 8वीं कक्षा मैथ की तीसरी क्लास है। तीसरा टॉपिक है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं, चतुर्भुजों को समझना, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले आज हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चतुर्भुज क्या होती हैं, त्रिभुज, ये जितनी भी आकृतियां हैं इनको बहुभुज के नाम से जानते हैं। बहुभुज कई प्रकार की होती है, नियमित, अनियमित, उसके बाद होती हैं उत्तल, अवतल, उसके बाद सम बहुभुज, विषम बहुभुज, और फिर कुछ कोणों का अध्ययन करेंगे। कोण, सरल कोण होता है, न्यून कोण होता है, समकोण होता है, इस तरह की छोटी छोटी बातों का अध्ययन करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को जब आप पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही इस टॉपिक को पूर्णतः समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बहुभुज के बारे में बताता हूं। बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बहुभुज क्या होती है? वे सभी आकृतियां बहुभुज होती हैं जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से निर्मित होती हैं। वे सभी आकृतियां बहुभुज होती हैं जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से बनाई जाती हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। इसमें रेक्टेंगल आ गई, ट्रायंगल आ गई, पेंटागोन, ऑक्टागोन, ओक्सागोन, तो ये सारी पॉलीगॉन होते हैं। अब ये कैसे ज्ञात होगा कि त्रिभुज है या चतुर्भुज है या पंचभुज है या षष्ठभुज है? तो इनकी जो रेखाएं, भुजाएं हैं और इनके जो शीर्ष हैं, उनसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रैम्बस है, ये क्या बोलते हैं, पेंटागन है, ये ओक्सागोन है, ये ऑक्टागोन है। तो इससे हम रेखाओं से, और इनके जैसे इसमें 3 शीर्ष हैं और 3 भुजाएं हैं, तो दैट इज पॉलीगॉन, ये त्रिभुज है। त्रिभुज, चतुर्भुज, इनकी भुजाओं और शीर्षों से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये कौन सी पॉलीगॉन है या कौन सी बहुभुज है। देखो, सबसे पहले एक तो होती है नियमित बहुभुज होती है, और एक अनियमित होती है। तो नियमित नाम से विदित है। नियमित जो बहुभुज होती है उसको सम बहुभुज बोलते हैं। सम का मतलब होता है बराबर। नियमित को सम बहुभुज बोलते हैं और इसको विषम बहुभुज बोलते हैं। विषम मानी भिन्न भिन्न। तो इसको ऐसे याद रखोगे तुम कि सम मानी बराबर। वे बहुभुज आकृतियां जो समान है। और क्या समान है? जब इनकी भुजाएं और कोण यदि बराबर होते हैं तो सम बहुभुज होती है या नियमित बहुभुज होती है। और जिसके कोण या उसके जो कोण और भुजाएं विषम होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उनको हम अनियमित बहुभुज या फिर विषम बहुभुज कहते हैं। यहां मैं लिख देता हूं कि कोण और भुजाएं, कोण और भुजाएं इसमें अलग अलग होती हैं, ठीक है। और जो नियमित बहुभुज होती है या सम बहुभुज होती है, उनमें कोण, तीनों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। इसकी जो भुजाएं हैं ये बराबर होती है। तो वे सभी आकृतियां सम बहुभुज होती हैं जिसकी कोण और भुजाएं बराबर होती हैं, और जिनमें कोण और भुजाएं विषम होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनको अनियमित या विषम बहुभुज कहते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि एक तो उत्तल बहुभुज होती है, ठीक है, क्योंकि 8वीं के मैथ में केवल उत्तल बहुभुज ही है। और इसके साथ एक अवतल और होता है। ये शायद कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, पॉलीगॉन। और ये जो अवतल होता है कॉनकेव होता है। देखो, इन दोनों में अंतर है, छोटा सा अंतर है, ये ध्यान रखना है सिर्फ कि उत्तल जो बहुभुज होती है
इसको हम पंचभुज से डिनोट कर सकते हैं। पंचभुज, ये पंचभुज हो गई, ठीक है। पंचभुज है, ये उत्तल बहुभुज है। कैसे है ये मैं आपको बताता हूं कि उत्तल जो बहुभुज होती है उसमें दो ही कंडीशन ध्यान रखनी है तुम्हें, कि इसका जो उत्तल बहुभुज वे सभी आकृतियां होती हैं जिसका आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होता है, और इसके जो शीर्ष है ये केंद्र से दूर होते हैं। जैसे यहां सेंटर है, केंद्र है, तो इसके ये जो शीर्ष है ये केंद्र से दूर रहते हैं हमेशा। दो कंडीशन हो गई, एक तो जो आंतरिक कोण है 180 डिग्री से कम होना चाहिए, और इसके जो शीर्ष है वो दूर होने चाहिए, जैसे पंचभुज। अवतल बहुभुज होती है, इससे जो विपरीत होता है वो अवतल बहुभुज होती है। इसमें जैसे समांतर चतुर्भुज हो गई, ठीक है। इसमें एक उदाहरण पतंग का ले सकते हो। पतंग एक अवतल बहुभुज है। जो इससे हटके कंडीशन है वो अवतल बहुभुज का है, वो चूंकि 8वीं के सिलेबस में नहीं है, केवल ये उत्तल बहुभुज है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि एक तो ये ध्यान रखना है कि आंतरिक जो कोण है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, और जिस आकृति का शीर्ष जो है वो केंद्र से दूर होना चाहिए, वो उत्तल बहुभुज होती है। उत्तल बहुभुज एक, देखो जो तुम्हारे इसमें सिलेबस में है, इस टॉपिक में है, इसमें तुम्हें दो बातें बढ़िया ध्यान रखनी है। एक तो बाह्य कोणों का योग, कदे पूछे आपसे बाह्य कोणों का योग बताओ। किसी भी आकृति के बाह्य कोणों का यदि योग पूछा जाता है तो वो हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। आंतरिक कोणों का योग सबका अलग अलग होता है। कैसे आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालेंगे हम? किसी भी आकृति के आंतरिक कोणों का जो योग है इसको आप निकाल सकते हो 2n-4 गुणा 90, इससे निकाल सकते हो। n भुजाओं की संख्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसको ये एग्जांपल ले लिया हमने, कोई पंचभुज है, ठीक है। पंचभुज के पांचों कोणों का योग क्या होता है? जैसे क्वेश्चन आए कि कोई पंचभुज है, पंचभुज के पांचों कोणों का योग क्या होता है? तो तुम्हें याद रखना है कि 2n-4 गुणा 90। अब n वेहर n क्या है? n कितनी भुजाएं हैं? पंचभुज में 5 भुजा होती है, षष्ठभुज में 6, अष्टभुज में 8, ठीक है, 10 भुज, 9 भुज, तो चतुर्भुज, त्रिभुज, तो ये सभी में ये आंतरिक कोणों का योग इसी सूत्र से हम निकालेंगे। 2n ये आपस में गुणा में एक दूसरे को, n कितनी भुजाएं हैं? 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 4 घटाएंगे 6 गुणा 90। एक पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है। अब चूंकि कंडीशन मैंने बताई है कि जो उत्तल बहुभुज होती है उसके आंतरिक कोण है 180 डिग्री से कम होना चाहिए। इसके पांचों कोणों का योग जब 540 आपने निकाल दिया तो एक कोण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल भुजाएं है 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, 108 डिग्री। पंचभुज का प्रत्येक जो आंतरिक कोण होता है वो 108 डिग्री का होता है, और 108 डिग्री का होता है। होना क्या चाहिए कंडीशन में? 180 से कम होना चाहिए, तो दैट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये एक उत्तल बहुभुज का उदाहरण है, ठीक है। षष्ठभुज के 6 कोणों का योग यहां n की जगह 6 लिखेंगे, सप्तभुज में 7, अष्टभुज में 8, ठीक है। तो n का मान वही लेना है जितनी रेखाओं से, जितनी भुजाओं से वो आकृति निर्मित हुई है, संपन्न हुई है। अब वही बात है, बाह्य कोण का योग यदि 360 है, मैं कहूं कि बाह्य एक कोण कितने डिग्री का होगा, तो क्या करेंगे? जितनी भुजाएं हैं, जैसे मान लो एक षष्ठभुज है, ठीक है, तो षष्ठभुज के आंतरिक कोण का मान बताओ। आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे? वो तो इस सूत्र से निकाल देंगे। और यदि एक बाह्य कोण पूछेंगे कि भाई एक बाह्य कोण बताओ, तो क्या करेंगे? जैसे षष्ठभुज में 6 भुजा होती है, ठीक है, तो 360 में हम किसका भाग देंगे? 6 का भाग देंगे, तो बाह्य कोण 60 डिग्री का होगा। मोटी बात यह है कि टोटल कोण में जब जितनी भुजाएं उसका भाग देंगे तो एक कोण निकलेगा, और भुजाएं दे रखी है, टोटल कोण पूछे तो 2n-4 गुणा 90। ये दो बातें तुम्हारे सिलेबस में है। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें केवल यही क्वेश्चन पूछ रखे हैं।
कि इतनी भुजाएं दे रखी हैं, इसके टोटल कोण का मान क्या होगा। तो तुम्हें दो बात ध्यान रखनी है, बाह्य कोण का योग 360 होता है, आंतरिक कोणों का योग 2n-4 गुना 90 होता है। उसके बाद आता है कि जैसे कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, अब इसमें मैं कहूं कि इसका विकर्ण कौन सा होता है, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है विकर्ण। डायगोनल क्या होता है कि दो शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो डायगोनल होता है, चाहे इन दोनों शीर्षों को मिलाओ या इन दोनों को मिलाओ। तो विकर्ण क्या होता है, दो शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम विकर्ण बोलते हैं। अच्छा, एक खास बात, जैसे विकर्णों की संख्या जब भी पूछे तो कैसे निकालेंगे। विकर्णों की संख्या यदि पूछी जाती है कि विकर्णों की संख्या बताओ, कोई चतुर्भुज है, कोई पेंटागोन है, कोई षष्ठभुज है, कुछ भी है, तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये सूत्र भी याद रखना। तुम्हारे उसमें पहली एक्सरसाइज में पूछा गया है, कुछ एक आकृतियां दी गई, उसमें विकर्णों की संख्या पूछी गई है, इसमें कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्णों की संख्या तुम्हें निकालनी है हमेशा n × n-3/2। n कितनी भुजाएं हैं, जैसे मान लो एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, n की जगह लिखेंगे 4 में से 3 घटाओगे 1, यानी कि इसमें केवल 2 डायगोनल होंगे, केवल 2 विकर्ण होंगे। एक चतुर्भुज में टोटल विकर्णों की संख्या 2 होती है, ठीक है। पंचभुज में कि षष्ठभुज में, तो n की जगह हम वही पुट करेंगे जितनी उस आकृति में भुजाएं हैं, ये होती है विकर्णों की संख्या। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं कोणों से रिलेटेड बातें बताता हूं, कोणों से संबंधित। केवल त्रिभुज और चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, ठीक है, 8वीं के सिलेबस में यही है। सबसे पहले तो ये देखो कि एक तो न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है, और एक होता है अधिक कोण होता है। देखो, समकोण को 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री कोण, या फिर इसको लंबवत कोण भी बोलते हैं। लंबवत यानी कि बिल्कुल लंब, किसी भी बेस पर परपेंडिकुलर जो होता है उसको लंब बोलते हैं, और लंबवत कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण, ये तो अक्यूट एंगल होता है, ये राइट एंगल होता है, ठीक है, और ये ऑब्ट्यूज होता है, शायद ऑब्ट्यूज होता है, अधिक कोण होता है। जो 90 डिग्री से कम का होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं, जो 90 डिग्री से अधिक का होता है उसे अधिक कोण बोलते हैं। 90 से बड़ा जो भी कोण है, जो भी एंगल है, वो हमेशा अधिक कोण होता है, और समकोण राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद एक तो पूरक कोण होता है और एक होता है संपूरक कोण। देखो, पूरक कोण क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको, संपूरक को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। पूरक कोण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, ये कह सकते हो, ऐसे याद रखना है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी कि यदि 40 डिग्री का पूरक कोण पूछे तो तुम्हें बताना है 50, इसका पूरक 50 आएगा, क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और जो सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, संपूरक जो कोण होते हैं, उन दोनों का योग 180 होना चाहिए। जैसे 110 डिग्री का संपूरक कोण पूछे तो तुम्हें 70 बताना है, क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180।
एनिमल कुछ भी हो सकता है। बस मोटी बात ये देखो कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। पूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं और संपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसके बाद आता है सरल कोण होता है या फिर रिजु कोण होता है। रिजु कोण सरल कोण ये स्ट्राइट एंगल होता है, यानी कि 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको सरल कोण बोलते हैं। और रिजु कोण ये ओब्लिक लगा दिया मैंने, रिजु कोण भी 180 डिग्री को कहते हैं। उसके बाद एक होता है संपूर्ण कोण बोलते हैं या फिर पूर्ण कोण बोलते हैं। ये 360 डिग्री होता है। कंप्लीट जो एंगल होता है पूर्ण कोण होता है, संपूर्ण और पूर्ण दोनों एक ही बात है, वो 360 डिग्री होता है। उसके बाद वृत्त कोण होता है। उसके बाद होता है वृत्त कोण। वृत्त कोण क्या होता है? ये रिफ्लेक्स एंगल होता है। ये क्या होता है? वृत्त कोण होता है जो अवतल बहुभुज होता है। अवतल बहुभुज होता है। उत्तल बहुभुज में तुमने बताया था कि आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 180 से अधिक वो होता है अवतल जो बहुभुज होती है उसमें। तो वृत्त कोण होता है 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से 360 के बीच का जो भी कोण होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। उसको हम वृत्त कोण बोलते हैं जो 180 से 360 के बीच का होता है। उसके बाद एक होता है आसन्न कोण। कौन से होते हैं? आसन्न एडजेसेंट होते हैं ये शायद, हाँ यही होते हैं, ये होते हैं आसन्न कोण। कौन से होते हैं? जब सीधी दो रेखाएं एक दूसरी को एक ही बिंदु पर काटते हैं। जब दो रेखाएं होती हैं, कोई भी दो रेखाएं ए बी सी डी पी क्यू कुछ भी हो, जब ये दोनों एक ही बिंदु पर काटती हैं तो आमने सामने के जो अच्छा आसन्न कोण है ये। जब ये होते हैं कि जब कोई एक रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा बोल सकते हैं, ठीक है, और इनका शीर्ष है वो भी समान होता है और एक ही रेखा के दोनों जो बनने वाले कोण है ये P ये Q, ये एक दूसरे के आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोण होते हैं जब कोई एक उभयनिष्ठ रेखा जिसका शीर्ष समान हो और ये दो P और Q है ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होते हैं, आसन्न कोण होते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? शीर्षाभिमुखी कोण। देखो शीर्षाभिमुखी कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं, ये होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोलते हैं इनको। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोलते हैं। देखो ये होते हैं वो कि जब दो सीधी रेखाएं हैं एक दूसरी को एक ही बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरी को एक ही बिंदु पर काटते हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं। ठीक है, जैसे ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। ये 4 कोण हो गए, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और 4 कोण। तो इसमें कोण 1 ये बराबर कोण 3 क्या आएगा? एक तो ये दोनों आमने सामने कोण शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं, एक तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, और ये आमने सामने के होते हैं। इसमें कोण 2 बराबर कोण 4 आएगा। जैसे मान लो कोई रेखा है, दो रेखाएं हैं, ठीक है, एक दूसरी को काट रही है। ये मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है, तो
तो ये टोटल 180 का हो गया, ये 120 हो गया, ठीक है। ये 60 है तो ये टोटल 100, ये सरल कोण बन गया, ये सरल कोण बनता है। तो ये 60 है तो यहाँ 120 हो गया, ये 120 है तो ये 180 हो गया, तो ये यहाँ 60 बच गया। तो ये कोण आमने सामने के जो कोण शीर्षाभिमुखी कोण होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं जो बराबर होते हैं, इनको हम शीर्षाभिमुखी कोण बोलते हैं। देखो एक तो जब दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, ठीक है, ये कोण 6 है, ये कोण 7 है और ये कोण 8 है। तो दो प्रकार के कोण होते हैं, एक तो संगत कोण होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं एकांतर कोण। इनको ढंग से समझना, क्योंकि इस टॉपिक में कोणों से रिलेटेड बहुत एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये जो संगत कोण होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं इनको, और एकांतर कोण को बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। इनको अल्टरनेटिव बोलते हैं, इनको कोरस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। अब देखो, एक होते हैं संगत कोण और ये होते हैं एकांतर कोण। ये तो कोरस्पोंडिंग होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, और एकांतर कोण को बोलते हैं अल्टरनेटिव। अब देखो इनमें क्या अंतर है, ये आप उदाहरण से समझेंगे। जब दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, जैसे मान लो ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये कोण 3 हो गया, ये कोण 4 हो गया, ये कोण 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो अब इसमें तुम्हें सारी बात समझ में आएगी। शीर्षाभिमुखी कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं और एकांतर कोण। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि जो संगत कोण होते हैं एक ही साइड के एक तो आंतरिक कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और बाहर से जो आमने सामने के बाह्य कोण बराबर होते हैं। तो इसमें एक साइड का तो हो गया कोण 1 हो गया, ये कोण 5 के बराबर हो गया। इधर एक ही साइड का कोण 2 है, ये कोण 6 के बराबर हो गया। उसके बाद कोण 4 है, ये कोण 8 के बराबर हो गया। ये संगत कोण होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं। और उसके बाद कोण 3 है, ये कोण 7 के बराबर हो गया। अच्छा, अब जो एकांतर अल्टरनेटिव एंगल होते हैं इनको हम या तो जेड से डिनोट करते हैं ऐसे, या तो जेड या जेड का उल्टा कर लो, ठीक है, या जेड का उल्टा भी। जब जेड का उल्टा करोगे तो भी ये एकांतर कोण बनेंगे। ये जेड याद रखना है, जो जेड की कंडीशन में एंगल होते हैं वो एक दूसरे के एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल होते हैं। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो चूंकि सरल कोण क्या होता है, ये पूरी डी होती है ना, डी, ये 180 डिग्री होता है। तो ये जो है इसको पूरी डी बनाओगे तो ये 120 हो गया। ये 60 है, इसको पूरी डी बनाओगे ये 120 हो गया। इसको पूरी डी बनाओगे ये 60 हो गया। अब जेड की आकृति लोगे, ठीक है, जेड की आकृति लोगे, ये जेड की आकृति, ये और ये जेड की आकृति बना दी, ये एकांतर कोण हो गए। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 120 है तो ये 60 होगा और ये 120 होगा। अब आप देख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 बराबर है। एक कोण 1 60 है तो कोण 5 भी 60 है, ठीक है। कोण 2 और 6, 2 120 है तो 6 भी 120 है। मोटी बात यह है कि एक साइड के आंतरिक कोण बराबर होते हैं और आमने सामने के बाह्य कोण बराबर होते हैं, उन्हें हम कोरस्पोंडिंग एंगल या संगत कोण बोलते हैं। और जो जेड की आकृति के होते हैं उनको हम एकांतर कोण बोलते हैं। जहां जेड की आकृति या तो जेड का उल्टा भी या फिर जेड, इनसे जो रिप्रेजेंट किया जाते हैं वो सारे अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि
तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वर्त से संबंधित। बाकी वर्त से संबंधित मैं थोड़ी सी हल्की सी जानकारी देता हूं कि कोई वर्त होता है, इसमें जो चाप द्वारा बना कोण शेष बड़े कोण का दुगुना होता है। यदि ये 40 है तो ये चाप चौड़ी हो गई, इससे चौड़ाई में हो गई है, इससे दुगुनी चौड़ी हो गई है। इसलिए यहां यदि x का मान पूछा जाए तो ये चाप द्वारा बना कोण शेष वर्तखंड में बने कोण का हमेशा दुगुना होता है। और वर्त में एक ही ओर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। केंद्र से एक ही ओर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा। एक होता है कि अर्धवर्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक चक्रीय चतुर्भुज होती है, ऐसे चक्रीय चतुर्भुज होती है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। जैसे मान लीजिए ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है। तो चक्कर में एक वर्त में कोई चतुर्भुज बनती है तो आमने सामने के जो कोणों का योग होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। यदि यहाँ 110 डिग्री दिया गया है तो ये 70 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ यदि 80 डिग्री दिया गया है तो ये 100 डिग्री होगा। अब ये बाहर का यदि पूछ ले तुमसे, यहाँ x मान दे, ये x का मान बताओ, ये टोटल एक सरल कोण बन गया, रिजु कोण बन गया। तो ये 100 है तो इसके बाहर जो आएगा वो 80 आएगा। तो ये कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। ये 70 है, टोटल 180 है, तो ये x की वैल्यू 110 डिग्री है। तो इस तरह कोण निकालने तुम्हारे मैंने देखे हैं, 1-2 एक्सरसाइज में पूछ रखे हैं। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है। इसको बड़ी अमल करके पढ़ोगे तो फिर ये टॉपिक अगली क्लास में 3-4 एक्सरसाइज है वो चारों एक साथ कराऊंगा, ठीक है। आज एक तो विकिरणों की संख्या निकालनी है, टोटल विकिरण कितने हैं ये याद करना है, तुम्हें याद रखना है। आगे एक्सरसाइज कराऊंगा जो बार बार आएगा, n × n-3/2 ये होता है। और एक अंतःकोणों का योग, ये याद रखना है। अंतःकोणों का योग है, ये होता है 2n - 4 × 90। n रखेंगे, वे है n क्या है, n है भुजाओं की संख्या। कितनी भुजाएं? एक उत्तल बहुभुज ध्यान रखनी है जिसका आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो, जिसके शीर्ष केंद्र से दूर हो। एक नियमित बहुभुज याद रखनी है जिसकी भुजा और कोण बराबर हो। एक अनियमित जिसकी भुजा और कोण अलग अलग हो। सेम वही समबहुभुज जिसमें कोण और भुजाएं बराबर हो, और विषम बहुभुज जिसमें कोण और भुजाएं अलग अलग हो। ये बेसिक 5-7 चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ध्यान रखना है कि आसन्न कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं। उसके बाद वो ध्यान रखना है तुम्हें वृत्त कोण कौन से होते हैं, ठीक है। फिर पूर्ण कोण कौन से होते हैं, सरल कोण। तो ये सारी चीजें आज मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं। जब आप ये टॉपिक कंप्लीट करोगे उसके बाद ये पूरा कंप्लीट टॉपिक मैं तुम्हें एक साथ 3-4 एक्सरसाइज भेजूंगा, ठीक है। फिर तुम्हें समझ में आएगी। थैंक्स।